हेलो स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड ऑनलाइन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो हम देखने वाले हैं प्रदूषण के ऊपर एक निबंध, जो कि क्लास 10th व 12th के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास 10th में ये सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान में पूछा जाता है और 12th में ये हिंदी इंग्लिश में पूछा जाता है। तो हिंदी में ये आपका 9 नंबर का यहाँ से हो जाएगा और इंग्लिश में भी ये आपका 7 नंबर का पूछा जाता है क्लास 12th में। तो ये निबंध आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी टीचर पर नए इसे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंड्स व रिलेटिव ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षाएं सभी के अच्छे अंक आ सकें। चलिए हम प्रदूषण की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन रहने वाली। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी यहाँ से प्रस्तावना। विकास और व्यवस्थित जीवन क्रम के लिए जीवधारियों को संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें जीना है अगर जैसे, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? संतुलित वातावरण की आवश्यकता होगी। ठीक है। और संतुलित वातावरण में प्रत्येक घटक एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। कभी कभी वातावरण में एक अथवा अनेक घटकों की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाया करती है, या फिर वातावरण में बहुत से हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? वातावरण दूषित हो जाता है, जो जीवधारियों के लिए किसी न किसी रूप में हानिकारक सिद्ध होता है। इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण के कई प्रकार हैं, उन्हें हम आगे देखने वाले हैं। और जो कि विकसित और विकासशील सभी देशों के लिए प्रदूषण विद्यमान है। सभी प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हैं, इन सभी देशों में विद्यमान है। अपना देश कैसा है? विकासशील देश है भारत। ठीक है। तो ये वीडियो को आप यानी कि ईयरफोन लगा के आराम से सुनते जाइए, कि एक दो बार केवल रिपीट करके देख लेना है वीडियो को, यानी सुन लेना है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले हेडिंग है वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन। तो इसमें क्या है? वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की यानी गैस में से एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती है। दोबारा से देख लीजिए एक बार इसे। वायुमंडल में विद्यमान विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती हैं, किंतु मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण अथवा आवश्यकता के नाम पर इस संतुलन को बिगाड़ता रहता है। अपनी आवश्यकता के लिए मनुष्य वनों को काटता है। परिणामतः वातावरण ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है। मिलों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें बढ़ती चली जा रही हैं। यानी कि जब वनों की कटाई होगी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन यानी बन नहीं पाएगी, उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी, तो उससे CO2 की मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हानिकारक गैसें क्या हो रही हैं? बढ़ती चली जा रही हैं। ठीक है। यहाँ से आगे देख लेते हैं। कोयले और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यह गैस वायु में पहुंचने पर वर्षा या नमी के साथ घुलकर धरती पर पहुंचती है। किस रूप में पहुंचती है? एसिड रेन के रूप में पहुंचती है। ठीक है। यानी अम्ल वर्षा के रूप में। तो फिर वहाँ पर क्या करती है? वो गंधक का अम्ल बनाती है और यह नासिका यानी नाक में जलन पैदा करती है और फेफड़ों को प्रभावित करती है, यानी कि हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। इतना ही नहीं, इससे वस्त्र, धातु, प्राचीन इमारतों को भी क्षति पहुंचती है। यानी कि जो अपना ताजमहल है उसका कलर देखा होगा, अब पीला सा पड़ता जा रहा है, वो इसी के कारण पड़ता जा रहा है, एसिड रेन के कारण। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है। ठीक है। तो यहाँ से आगे देख लीजिए नेक्स्ट कौन सा? जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण में यानी वाटर पॉल्यूशन। सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक है। पौधे अपना भोजन जल में घुली हुई अवस्था में ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। यदि जल में इन पदार्थों की मात्रा असंतुलित हो जाती है तो जल प्रदूषण होकर हानिकारक हो जाता है। यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वो अपना जल कैसे प्राप्त करते हैं? जाइलम क्रिया द्वारा करते हैं। ठीक है। जाइलम द्वारा। देश के अनेक शहरों में पीने का पानी निकट बहने वाली नदियों से लिया जाता है। दुर्भाग्य से हम इन्हीं नदियों में मिलों का कचरा मलमूत्रार्थ प्रवाहित करते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे देश का अधिकांश नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ से तीसरी, रेडियोधर्मी प्रदूषण यानी कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। इसमें क्या है? इसमें है परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों यानी परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जल, वायु,
पृथ्वी का प्रदूषण होता है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे अपना कोई इसरो हो गया या इंटरनेशनल पर नासा कंपनी हो गई जैसे, तो वो क्या करते हैं, परमाणु परीक्षण करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन करने वाले उत्पादक निकलते हैं, जैसे कि ध्वनि वगैरह या और अन्य रसायन निकलते हैं, तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। परमाणु विस्फोट से संबद्ध स्थान का तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि जो क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ किसमें प्रवेश कर जाते हैं, वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर ये ठंडे होकर संघनित अवस्था में बूंद का रूप ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, बाद में ये ठंडे हो जाते हैं और संघनित अवस्था में बूंद का रूप ले लेते हैं और वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग से ध्वनि प्रदूषण यानी साउंड पॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, अनेक प्रकार के वाहनों जैसे कि मोटर कार हो गई, बस, जेट, विमान, ट्रैक्टर आदि तथा लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण हम किस में मापते हैं, डीबी यानी कि डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एच ओ ने कितनी यानी ध्वनि रखी है अपने कानों के सुनने के लिए, 20 हर्ट्ज से 20 हज़ार तक की ध्वनि अपने कानों के लिए उचित मानी है WHO ने। ठीक है, या हम डेसिबल में अगर इसे नापे तो 75 डेसिबल लगभग ये उचित है अपने कानों के सुनने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए आगे, ध्वनि की तरंगें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती है। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य की सुनने की शक्ति का ह्रास होता है तथा उसे नींद ठीक प्रकार से नहीं आती। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का भी रोग उत्पन्न हो जाता है, यानी कि ध्वनि अगर ज़्यादा कान में, जैसे अगर कान में आवाज़ ज़्यादा पड़ रही है तो उससे क्या होगा, पागलपन का रोग भी हो सकता है, यानी कि ये सब ध्वनि प्रदूषण का है। तो प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करेंगे हम, इसे देख लीजिए। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर पूरे प्रयास आवश्यक हैं। जल प्रदूषण के निवारक एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। दोबारा सुन लीजिए एक बार, भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। इन बोर्डों ने प्रदूषण की योजनाएं तैयार की हैं। औद्योगिक कचरे के लिए मानक निर्धारित किए गए। ये सब प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए किए गए हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से उपसंहार देख लेते हैं कि कैसे इसे हम कंट्रोल करके बचा सकते हैं। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम भविष्य में अधिक अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रदूषण से अभिशाप से मुक्ति दिला सकते हैं। अतः सरकार के साथ साथ हम सभी का भी यह पुनीत कर्तव्य बन जाता है कि प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तैयार करने की दिशा में जागरूक रहें। यानी कि ये सरकार का ही कर्तव्य नहीं है कि पॉल्यूशन से बचाए, ये सब हम सब का भी एक दायित्व बनता है कि प्रदूषण को न करें, यानी कि आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसे भी हम इसे बचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप समझ में ना आई तो एक दो बार रिपीट करके ये फ़ोन लगा सुन लेना और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नए तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें, जिससे आगामी बोर्ड परीक्षा सभी के अच्छे अंक आ सकें। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में टाइप कर देना। PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, PDF वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।